नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो शुरू कर रहे हैं और साथ में ज्योग्राफी भी आपके चलेगी और सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे अब आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए देखिए जो आरएस के स्टूडेंट हैं, आरएस आईएएस की तैयारी करने वाले, वो एनसीईआरटी को शुरू से ही पढ़ते रहे हैं। यहाँ आरबीएसई की किताबें पहले चलती थी, एनसीईआरटी की वैसे चलती थी सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों को भी आरएसआईएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमेशा से पढ़ते रहे हैं। और अब तो राजस्थान के अंदर भी ये शिक्षक भर्तियों के अंदर इन किताबों को पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ये किताबें एक बार तो अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, यह आप मान करके चलो। तो अब सिक्स क्लास में देखिए चैप्टर कौन कौन से हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत और भारत जलवायु, वनस्पति जो है और वन्य प्राणी। तो इनके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो पढ़ते हैं इसको। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ये कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना हमें कितना अच्छा लगता है और पहले एक दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यह दरअसल बात किसकी कर रहा है? तारों की बात कर रहा है। तो अब क्या है इसमें आगे? इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो ये जो तारे वगैरह हैं, देखिए तारे जो होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रह और उपग्रह जो होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये ग्रह उपग्रह ये सब क्या होते हैं, ये सब चीजें आगे आएगी आपके। तो तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन दिन में क्या कारण है कि जो रात में हमें तारे जो इतने नजर आते हैं चमकते हुए, तारे ही तारे बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु से चमकते हुए, वो इतने छोटे इसलिए दिखते हैं कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। वो दिन में हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है। अब जैसे मान लीजिए घर के अंदर ही रोशनी अच्छे से आती हो अपने घर में, और उस समय दिन में भी अगर कोई लाइट जल रही हो, या जैसे मान लीजिए जो ये एलईडी लाइट होती है व्हाइट वाली, वो अगर जल भी रही होगी तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि दिन में लाइट जल रही है क्या, क्योंकि बाहर की रोशनी ही इतनी तेज है कि आपको घर के अंदर वाली जो एलईडी लाइट है वो दिखाई नहीं दे रही, और यही रात में रोशनी ही उस लाइट के कारण होती है। तो बस वही बात है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड क्या होता है? ये सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं उन सभी को ही हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है?
एक तारा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो तारे होते हैं ये बड़े बड़े खगोलीय पिंड, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास स्वयं की ऊष्मा, स्वयं का प्रकाश होता है, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से ही धरती पर, पृथ्वी पर रोशनी आती है। तो ये जो खगोलीय पिंड है, ऐसे खगोलीय पिंड को हम तारे कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है, क्योंकि सूर्य का स्वयं का प्रकाश है। अपने सूर्य को ग्रह नहीं बोल देंगे, उपग्रह नहीं बोल देंगे, क्योंकि ग्रह और उपग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वो किसी तारे से, जो कि किसी तारे का परिवार है, जैसे सौर परिवार, तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और उन ग्रहों के चारों ओर लगाने वाले उपग्रह, तो ये सब लग मिलकर के बनाते हैं एक परिवार। तो जैसे सूर्य का हो गया सौर परिवार, तो वो उस तारे से प्रकाश ग्रहण करते हैं। कभी आप दिन में देखा होगा आपने, सूर्य के सामने अगर मान लीजिए काले बादल आ जाए दिन में, तो एक बार के लिए अंधेरा सा हो जाता ना पृथ्वी पे। तो वो क्या है, पृथ्वी का अपना तो कोई प्रकाश है ही नहीं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रीट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, देखिए इन्हीं किताबों पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। अभी मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं, या जिस तरह से मतलब मैं देख रहा था काफी चीजें यूट्यूब पे, जैसे कई क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी। वो मैं क्वेश्चन देखा, मुझे स्टूडेंट ने भेजे कई, उन्होंने कहा सर ये वीडियो देखना, इसमें जैसे रीट के अकॉर्डिंग ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन ला रहे हैं। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि उनको देख के मैं हैरान रह गया। फर्स्ट ग्रेड में भी उतने उस लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते जिस लेवल के प्रश्न रीट एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं। तो कितना भयंकर नुकसान है रीट के स्टूडेंट के लिए। आप एक चीज देखिए, मैं कोई किसी के बारे में ऐसा नहीं है, मैं कोई किसी के लिए कुछ नेगेटिव बात करना हो या नाम, मुझे पसंद है चीजें ना मैं करता हूं, लेकिन स्टूडेंट का बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। वो इस उस लेवल के क्वेश्चन सोल्व उसको करवाए जा रहे हैं, उस लेवल के प्रश्नों का अभ्यास करवाया जा रहा है जिसका कोई लेन देना उसके एग्जाम से नहीं है। और 2021 में सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसमें विद्यार्थी अच्छे से भुगत चुके हैं। जिन्होंने आरबीएससी की किताबें नहीं पढ़ करके बड़े बड़े क्वेश्चनों के पीछे भागे, बहुत खतरनाक मैटर के पीछे भागे, उनका इतना भारी नुकसान हुआ, कुछ नहीं आया उसमें से। सारा पेपर आरबीएससी की किताबों में से था। इस बार भी आएगा तो वही आरबीएससी की किताबों का बेसिक मैटर और वही एनसीईआरटी का ये मैटर जो अपने पढ़ रहे हैं अभी। 95% एग्जाम तो आपका इसी में से आएगा, इन किताबों में से। तो जो चीजें हमें पता भी है कि हाँ पेपर यहीं से आएगा, बोर्ड खुद लिख रहा है कि 6 से 10th की एनसीईआरटी किताबों से हम पूछेंगे, फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट इतना भ्रमित होते हैं। तो ये चीज मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताई है, बाकी सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती है। आप सब स्वतंत्र हो, जहां आपसे मन करे आप उन प्रश्नों को सोल्व करो, चाहे जो आपका दिल करे करो। बस मेरी एक तरफ से एक अच्छा सजेशन है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण ही हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखता है। अब हवाई जहाज बहुत दूर से उड़ रहा हो ऐसे, तो ऐसे लगता है ना छोटा सा, जैसे कोई चिड़िया हो। वो जैसे जैसे पास से निकलता है हमें बड़ा दिखाई देता है, और बिल्कुल हवा में दूर में दिखता है आसमान में, तो ऐसा लगता है कितना छोटा सा है। तो यही तारों की बात है, ये तारे इतने किलोमीटर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। और कुछ तारे तो आज भी इतने दूर हैं कि जिनका प्रकाश आज भी पृथ्वी पर नहीं पहुंचा है। कई तारे तो इतने दूर हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो समूह होते हैं, ये जो विभिन्न आकृतियां आप देख रहे हैं विभिन्न समूह के द्वारा बनाएगी, इनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर,
या सप्तऋषि मंडल या सप्तऋषि समूह कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 7 एक साथ ऐसे दिखाई देते हैं, तो उसी को तो कहते हैं नक्षत्र मंडल की विभिन्न समूहों में तारों के द्वारा विविध आकृतियां हम देख सकते हैं कि वो किस आकृति में हमें दिखाई दे रहे हैं, वो नक्षत्र मंडल है। एक तरह से मान लीजिए एक समूह है तारों का। तो सप्त यानी 7 और ऋषि माने संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में, तो अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह बच्ची जिस तारे को देख रही है वो ध्रुव तारा ही है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। 1.1 चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ये देखिए, ये जैसे ये तारों को एक साथ सी मिलाया जाए, इनको एक सीध में अगर देखा जाए तो ये है ध्रुव तारा। ये हमेशा एक स्थान पर ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। तो आप जैसे अगर पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखते हो चंद्रमा से, तो वहां से यह चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी जो है वो चमकती हुई नजर आती है। तो इस पे प्रकाश किसका है? सूर्य का। पृथ्वी को दूर से देखते हैं तो इतना खूबसूरत ग्रह है। यह चित्र आती है न्यूज़पेपर में, आप देखते ही हैं। कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे मोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है कि चारों ओर जो छल्ले हैं, जिनको वलयाकार कहते हो आप, तो वो विभिन्न पदार्थों के असंख्य जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उनसे बनी हुई पट्टियां हैं। तो दूरबीन से ये देख सकते हैं हमें। अब ये जो चित्र है ये इस बुक में ऐसे ही है, तो अब आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। ये जैसे सूर्य है यहां पे, और इसके बाहर ये ग्रह देखिए जो चक्कर लगा रहे हैं, बुध है। और बुध बुध के बाद में हो गया शुक्र, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और मंगल के बाद में यह है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो यहां जो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जिसको एस्टेरॉइड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, देखिए क्षुद्र ग्रह भी एक तरह से मान लीजिए जो मिट्टी और ये जो चट्टान होती है, तो उसी से ही बने हुए कणों से मिले हुए ग्रह होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहा जाता है। और ये भी इसी पथ में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ये पृथ्वी क्या, ये मंगल और इसके बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह कहां, और ये पट्टी क्या है, क्योंकि हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह हैं जो कि एक साथ इसी तरह से बृहस्पति और मंगल के बीच चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। तो इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इसमें देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं। ये चट्टानों से बने हैं।
ये क्षुद्र ग्रह भी किसके बने हैं? जो मैंने अभी आपको बताया था, मिट्टी और जो चट्टाने हैं उन्हीं से ही मिलकर के बनते हैं। तो ये चार तो आंतरिक ग्रह हैं, और उसके बाद है बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। तो उनको बाह्य ग्रह कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूर हैं। और ये बाहर वाले जो चार ग्रह हैं ये मेनली किससे बनते हैं? गैस और तरल पदार्थों से बने हुए। तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण वरुण को कहते हैं यूरेनस और नेपच्यून। तो ये ध्यान रखिएगा। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 9 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, या आप जिसको सौर परिवार भी कह सकते हो। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो तारा है उस तारे का भी अपना एक घेरा होता है कि उसके ग्रह, कुछ ग्रह उसके चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, उनका वही पाथ है, वही रास्ता है, तो वो उसके परिवार के माने जाते हैं कि साहब ये उस तारे का परिवार है। तो सौर परिवार के अंदर ये 8 तो ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए और कुछ अन्य खगोलीय पिंड आ गए। तो ग्रह 8 ग्रह हैं। देखिए जो लास्ट जो ग्रह था प्लूटो, उसको ग्रहों में अब नहीं माना जाता। तो 8 ग्रह हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो बाकी ये शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये है। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो यानी पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के बारे में, जी प्लस ग्राफिया। और जियोलॉजिका, लॉजिका मतलब होता है अध्ययन करना यानी पृथ्वी का अध्ययन। मैट्रिय का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, ज्योमेट्री, जियोमेट्री बोलते हैं हम। और ओइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ज्यो के साथ में ये सारे वर्ड जोड़ दो, ये सब अर्थ आ जाएंगे। सूर्य पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर नहीं होता और सूर्य और पृथ्वी और पास होती तो फिर कहां जीव जंतु होते। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपको इसी क्रम में ध्यान रखने हैं, इसी क्रम में याद रखने हैं। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। हिंदी में यूरेनस नेपच्यून को अरुण वरुण बोलते हैं, और वैसे यूरेनस और नेपच्यून। तो ये देखिए, सूर्य से उनके दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने का आसान तरीका है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब ये इतनी आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधे से घोट है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये जो है माई वेरी एफिशिएंट, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सिखाए जाते हैं। अपने देसी तरीके से घोटे लगाने, देसी तरीके से याद करना है।
ये जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी यूकेजी वाले, उनको ऐसे याद करवाते हैं। तो अपने को अपने देसी तरीके से याद करना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षाएं कहलाती है, यानी जो एक उनका वर्ताकार घेरा है, जिस वर्त में वो चलती है, उसको हम कहते हैं कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अब सूर्य के बहुत ज्यादा पास है बुध, सबसे पहला बुध ही है, तो ये 88 दिन में सूर्य के बाहर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अब ये बहुत देखिए, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ज्योग्राफी के अंदर थोड़े फैक्ट भी ज्यादा होते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग कैसी है? पृथ्वी के समान। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस और प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी जो ग्रहों की डेफिनेशन के अंदर फिट होने वाले ग्रह थे, उसमें ये नहीं हुए, और क्या साहब, ये बोने ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बाकी जो ये 8 हैं, तो इन 8 को हम ग्रह मान सकते हैं। अब ये तो मनुष्य मान रहा है ना, इन ग्रहों को क्या पता है कि मनुष्य जो वैज्ञानिक है किसी को बोना ग्रह मान रहे हैं। अब इसको क्या पता है प्लूटो को, और क्या पता है पृथ्वी को? पृथ्वी तो एक ग्रह है। अब पृथ्वी को क्या पता है कि उसको वैज्ञानिक कौन सा ग्रह मान रहे हैं, या मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? तो ये तो ब्रह्मांड के अंदर असंख्य खगोलीय पिंड है। वैज्ञानिक अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे जो इस तरह के जो ये हमारे पास डेटा है, आंकड़े हैं, इसमें कौन सा फिट होता है और कौन सा नहीं होता। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आती है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ी चपटी है, यह आपको पता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है यूं, जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे पृथ्वी है, तो यहां थोड़ी सी चपटी है। ये बिल्कुल ऐसे गोलाकार नहीं है। यहां से मतलब थोड़ी सी ऐसे है, यहां से अंदर की तरफ ऐसे। ये पूरा ही मिट गया ये। ऐसे है, ध्रुवों पर से इस प्रकार से थोड़ी चपटी है ये। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो लगभग 60 से 70% तो पानी है पृथ्वी पे। तो पानी है तो ऊपर जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीली ही दिखती है हमें। और नीली दिखने का कारण ही क्या है? कारण यही है कि इतना ज्यादा पानी है तो पानी नीला ही दिखाई देगा। अब ये देखिए, अब ये पृथ्वी है हमारी। अब इसको अंतरिक्ष से कोई अगर पास से निकलता हुआ देखेगा, तो दूर से अंतरिक्ष से अगर कोई निकलेगा तो उसको पृथ्वी ऐसी दिखाई देगा ना, बिल्कुल नीली नीली ऐसे घूमती हुई। क्या यार, बड़ा जोरदार ग्रह है ये तो। ये ध्रुवों पे इसके देखो बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से है। और सूर्य की रोशनी जो है वो कभी इसके
किरणें जो है तिरछी होते होते कई तो ध्रुवों पर ऐसे बिंदु है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। तो ये है ना नीला ग्रह। अब इसमें कई देखिए, ये बीच में ये महाद्वीप वगैरह हैं, ये आपको दिखाई देंगे। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय। तो 1 सेकंड में प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फिर 8 मिनट के अंदर, अब 8 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, 8 × 60, और वो जो आए 8×6 = 48 हो गए, 480 सेकंड। 480 सेकंड को 3 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सूर्य की दूरी आ जाएगी पृथ्वी से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया? बिल्कुल गया है, अभी आएगा नाम आगे। जब दूसरे देश वाले चले गए तो फिर भारतीय क्यों पीछे रहेंगे? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखिए चंद्रमा हमें कितना पास लगता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और ये व्यास जो है इसका, ये पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 ही है ये, फिर भी हमें इतना बड़ा दिखता है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित, यानी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित से हो गया कि जो पृथ्वी का स्वयं का जो एक चक्र है, एक घेरा है, जो उसी के अंतर्गत फिर वो घूमता रहता है। तो ये जैसे मान लीजिए सूर्य है, उस सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं उपग्रह। और पृथ्वी के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में हमें सही जानकारियां जो है, मतलब पृथ्वी की जो भी जानकारियां हैं, जो भी प्रभाव है, वो सब हमें पता चलता रहे, इसलिए कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं जो कि पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें छोड़ दिए जाते हैं। तो जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है, वैसे वो जो उपग्रह हैं मानव के द्वारा बनाए हुए, वो भी पृथ्वी के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, उसी कक्षा में रहते हैं। कई बार कोई घटना हो जाए ब्रह्मांड में तो वो नष्ट भी हो जाते हैं, नहीं तो वो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। तो एडुसैट जो है ये तो मैनेजमेंट में फर्स्ट ग्रेड वालों को भी पढ़ना है, और रीट वालों के भी मैनेजमेंट के अंदर जो है आपको एडुसेट पढ़ना पड़ेगा। जो रीट का मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा, उसमें वहां आपके मैनेजमेंट के भी कई पार्ट जोड़े गए हैं, तो ये एडुसेट आएगा वहां पे। तो ये देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। रॉकेट का काम तो उसको वहां तक लेकर के जाना है, उसको छोड़ दिया, रॉकेट खत्म हो जाता है कहीं रास्ते में। और ये उपग्रह आराम से इतना प्यार से खुलता है ये, और बस इसके चारों ओर वहां घूमता रहता है पृथ्वी की कक्षा में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है।
देखिए चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो 27 दिन में पूरा करता है, और जो इसका स्वयं का अक्ष है उस पर देखिए जो ये पिंड घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, ये दो तरह की गतियां करते हैं। एक तो होती है परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। परिक्रमण गति होती है चारों ओर, और परि जो ये भ्रमण गति है ये होता है साथ साथ में अपनी ही जगह पर भी ये घूमते चलते हैं यूं, जैसे अपनी ही जगह पर घूमते घूमते यूं ऐसे सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं, अपनी भी जगह घूम रहे हैं। तो चंद्रमा जो है इसका बाहर जो चक्कर लगाता है पृथ्वी के वो भी 27 दिन, और स्वयं जो अपने स्थान पर भी घूमता है वो भी 27 दिन में ये एक चक्कर पूरा करता है। तो इस कारण से क्या है, हमें चंद्रमा का हमेशा केवल एक ही भाग दिखाई देगा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहां न पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो आपको देखिएगा पूर्णिमा के दिन आपको बहुत साफ चांद दिखता है, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आदमी बैठा हो, या कोई बहुत सारे गड्ढे हों, या कोई पर्वत से हो, इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया हो तो कभी गौर करना। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए। तो ये अलग हुए तो ये है क्या, वही जो धूल और चट्टान के टुकड़े हैं, ग्रहों से टूट करके कोई अलग हो गए, लेकिन चूंकि वो बाहर निकल के, और कई बार तो देखिए उल्का पिंड वगैरह यहां आ जाते हैं, धरती पर भी गिरते हैं। कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि आज यहां उल्का पिंड गिरा है कोई। तो बाकी जो इनकी कक्षा है ये वहीं घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में ही। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो कई बार कुछ उल्कापिंड जो होते हैं ये भी छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं पत्थरों के, और कई बार मान लीजिए ये जो उनका घेरा है, गुरुत्वाकर्षण का कक्ष है, कई बार उससे बाहर निकल जाते हैं थोड़े, तो फिर ये पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं। तो कई बार दूर से ये दिखता है कि जैसे चमकते हुए दिखते हैं, और लोग कई बार भ्रांतियां फैला देते हैं कि कौन है, उड़न तस्तरी है, दूसरे ग्रहों से कुछ आए हुए प्राणी है, वो हमको दिखे थे, उड़न तस्तरी आई थी। वो उड़न तस्तरी नहीं थी, वो ये उल्कापिंड था कोई, रोशनी में आया हुआ। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तरफ फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है और इस पट्टी को हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता सा है, वो लाखों तारों का एक समूह होता है जिसको आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ये जैसे आकाश में बहती कोई नदी हो तो हमने उसको क्या कह दिया, आकाश गंगा। ये देखिए, ये दिख रही है ना, जैसे कोई नदी हो ऐसे। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसमें आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसके बाद है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है।
हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो कितना अच्छी बात बताइए कि ये पूरा ब्रह्मांड है, असंख्य, इतना बड़ा सारा। इस ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा के अंदर हमारा सौर परिवार भी है। उस सौर परिवार में 8 ग्रह हैं और उस 8 ग्रह में से एक छोटा सा यूं दाने जितना ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम बैठ के यहां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी आपको तैयारी करते करते ऐसा लगेगा कि यार धरती पे हम इसलिए जन्म लेके आए थे ताकि हमारा आधा जीवन जो है वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हुआ निकले। जब आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हो तो कभी कभी आपको दिमाग आपका ऐसा हो जाएगा कि लगेगा यार हम क्यों जी रहे हैं। मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें इतनी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के अंदर इतने सौर परिवार जैसे लाखों करोड़ों सौर परिवार हैं। मतलब सौर परिवार जैसे कितने लाखों करोड़ों तारे हैं जिनका अपना परिवार है, उनके अपने ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते होंगे। उसमें एक छोटा सा ये दाने जितना की पृथ्वी है। तो अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से क्या समझते हैं, सौर से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, और हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देखते हैं, और ब्रह्मांड क्या है। तो ये प्रश्न वैसे आपको हल करने चाहिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, और ग्रह इन तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। सौरमंडल सूर्य और उसका जो परिवार है, जो 8 ग्रह हैं, और बाकी जो भी उल्कापिंड वगैरह क्षुद्र ग्रह, वो सब सौर परिवार में आ गए। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड घूमते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे जीवन है, पेड़ पौधे, पानी, हवा सब कुछ है जो कि जीवन के लिए आवश्यक हो। चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जितने भाग में उसकी परिक्रमण गति है उतने ही भाग में उसकी परिभ्रमण गति पूरी होती है। तो ऐसे साथ साथ ही वो दिखेगा तो हमें एक, तो वो हमेशा लगेगा जैसे एक ही भाग दिखेगा हमें। और ये ब्रह्मांड क्या है, ये हो गया। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। अभी आपको जवाब देना है, इसका क्या होगा सही उत्तर। तो जुड़वा ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो कौन सा हो गया तीसरा, पृथ्वी हो गया। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो बताइए क्या होगा, वृत्तीय पथ, आयताकार पथ और दीर्घवृत्ताकार पथ। तो क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार पथ हो जाएगा। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये बहुत बार आपको रिपीट कर दिया मैंने बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच। अब ये खाली स्थान जो है, तो अब ये आप इनको देख लेना, खाली स्थान भर लेना इनको आराम से। अब ये 6 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं कि किसका समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कहते हैं उसे क्या कहते हैं, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, पृथ्वी के सबसे करीब कौन, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, और ग्रहों के पास अपनी और ये क्या नहीं होती। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बहुत ही अच्छा चैप्टर था और काफी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।